सीखते हैं। और मैं तो मेरे चूंकि भाजपा के बहुत सारे साथी हैं, बहुत मेरे सहपाठी भी हैं, तो वो यूँ आमंत्रित करता हूँ श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं भाजपा सदस्य, आज के दौर के बहुत लोकप्रिय वक्ता। धन्यवाद। बहन और भाई, जैसा कि अभी रवि जी ने भी कहा कि देखिए आज कितने सुखद संयोग है कि आज हम अहिल्याबाई जी की धरती पर हैं और हनुमत जयंती है। हनुमान जी के साथ समस्या क्या थी? शक्ति तो अपरिमित थी, परंतु वो शक्ति भूले हुए थे। किसी को आवश्यकता पड़ती थी कि शक्ति याद दिलाई जाए। तो आज भारत भी, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जो अनादिकाल से आज तक अपने को बचा कर रखी हुई है, वो भी अपनी शक्ति भूली हुई है और अब धीरे धीरे उसको शक्ति याद आ रही है। तो मुझे लगता है पत्रकार जगत का वह दायित्व है जो एक दौर में हनुमान जी को याद दिलाने के लिए प्रयोग हुआ था कि पवन तनय सुत पवन समाना, काचु प्रसाद रहा बलवाना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रकार जगत निश्चित रूप से भारत की सुप्त चेतना को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण और महती भूमिका निभाएगा। तीसरा एक और सुखद अवसर, आज 12 अप्रैल, आज का दिन ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत लैंडमार्क इवेंट का दिन है। मनुष्य जाति के इतिहास में बहुत बड़ी घटना आज के दिन हुई थी। 12 अप्रैल 1961 को पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया। यूरी गैगरिन became the first person who entered into space on 12th of April 1961। और उस दिन हम AI के बारे में चर्चा करें, यानी जिस दिन टेक्नोलॉजी में एक अभूतपूर्व अकल्पनीय छलांग लगाई गई थी, उस दिन हम बैठकर टेक्नोलॉजी के एक विस्मयकारी भविष्य के बारे में विचार करते हैं। परंतु मैं यहां पर, इससे मेरे मन में यह भी विचार आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि उपेंद्र राय जी ने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ समस्या लाएगी, वो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान लाएगी। और सबसे बड़ा समाधान ये निकालेगी कि जिस इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो ये बताएगी कि वो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल भी हो सकती है। इसलिए किसी को अपनी इंटेलिजेंस से बहुत नाज करने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑल्सो प्रूव द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो फिर महत्व किस बात का है? महत्व इस बात का है कि उस इंटेलिजेंस को प्रयोग करने वाला विचार कैसे होगा। यानी इंटेलिजेंस तो बुद्धि का क्षेत्र, मगर मन वो चीज है जो बुद्धि को प्रेरित करे। हमारे अंतःकरण चतुष्टय कहे गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो बुद्धि को मन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति माना गया है। अब यहां से मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी एक नए डायमेंशन में प्रवेश करेगी जब ये समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस को आपने कर लिया, पर उस इंटेलिजेंस का मोटिवेशन फैक्टर कहां पे था? वो था मन। और मन अनुभूति का विषय है। इंटेलिजेंस अनुभूति नहीं करा सकती, बुद्धि प्रतिक्रिया दे सकती है, अनुभूति नहीं करा सकती है। इसलिए मुझे याद आता है कि जब आदमी चांद में पहुंच गया था और अंतरिक्ष में पहुंच गया था, मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिमिट है, यानी किस ऊंचाई तक ले जा सकती है और कहां पे जाके वो बंध जाती है, उसका अंतर वो बताती है। इंटेलिजेंस हमको ऐसा एनालिसिस दे देगी, ऐसे नॉलेज के बेस से पहुंचा देगी, पर जैसा कि उपेंद्र जी ने कहा कि जब पूछा गया कि तुमने कैसे हरा दिया, तो उसके अंदर अनुभूति नहीं होगी। तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आकाश नापने वालों तुम सच सच कहते हो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन में था? जो हरित शस्य शीतल जल से भी बुझ न सकी, वो भूख प्यास से लिखी कष्ट की करोड़। ये जो अनुभूति है सुख की दुख की, ये एआई में होना मुश्किल है। परंतु मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी अगर आप टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखें और उसके समाज और पत्रकारिता में पड़ने वाले प्रभाव को देखें, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 125 ईयर्स में जितने भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुए हैं, उसको सिर्फ 3 शब्दों में समराइज करें, 3 वाक्यों में नहीं कह रहा, 3 शब्दों में। वो क्या है?
एटम कंप्यूटर इंजीन्स, लगभग सब कुछ इसमें आ गया। और यही तीनों क्षेत्र हैं जहां पर एआई भविष्य में नए द्वार खोलने वाली है। कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर का दौर, जीन्स में नई जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर, और एटम के अंदर जाके नैनो टेक्नोलॉजी का दौर। ये किस प्रकार के द्वार खोलेगा, किस ढंग की चुनौतियां लाएगा और किस ढंग की नई संभावनाएं लाएगा, ये हमारे लिए विचार करने का विषय है। एक मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं। देखिए, अभी जो कंप्यूटर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप सबको पता होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म बाइनरी में चलता है, 0101। मगर अब जाके हम जब क्वांटम कंप्यूटर के फेस पे आएंगे तो वो डिटरमिनिस्टिक मॉडल पे नहीं चलता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में चलता है। अब आप कहेंगे डिटरमिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या अंतर है? डिटरमिनिस्टिक मॉडल कहता है 0-1, यानी एक चीज है या नहीं है, इस बेस पर हम कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है वो अनेक संभावनाओं को हम साइमल्टेनियसली एनालिसिस करते हुए जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप में से कोई व्यक्ति जो मंच पे बैठा है वो कोई चीज खाए और कहे ये मीठा है, तो डिटरमिनिस्टिक डिजिटल मॉडल क्या कहेगा? मीठा है तो बाइनरी है, 1 मतलब मीठा है, 0 मतलब मीठा नहीं है। परंतु प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या कहेगा? जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा मीठा है, तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके मन में अनेक संभावनाएं एक साथ क्रिएट हो गई, क्योंकि देखिए वो अनुभूति उसकी अलग है। अब आप उस अनुभूति को तलाशने के लिए अनेक संभावनाएं क्रिएट हुई, आपके मन में आ रहा है आम जैसा मीठा है, दूध जैसा मीठा है, कि सेब जैसा मीठा है, कि लीची जैसा मीठा है, कि मिठाई जैसा मीठा है, कि जलेबी जैसा मीठा है। और ऐसी मिठास को आपने जीवन में जब जब अनुभव किया होगा, वो सारी संभावनाएं एक साथ आपके माइंड में प्रोसेस होनी शुरू हुई। यानी एक वर्ड से अगर देखें तो सभागार में मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली अराइज करना शुरू। इसको आप समझ सकते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज को एक नए डायमेंशन में ले जा रही है, मगर वो अनुभूति के दरवाजे पर ले जाकर भी खड़ी कर रही है। और जब अनुभूति का विषय आएगा तो आप ये तय मान लीजिए, जो अगर आप देखें तो भारत में आप ये क्षमता क्यों है? हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं जहां आज तक आपने क्रांति नहीं सुनी हो। रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, सब बड़े देशों में क्रांति हुई, भारत में क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत में सब कुछ बाहर नहीं खोजा जाता, बस पैसा आ जाए सब कुछ खुश, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। तो दूसरे ने कहा सिंपलीफाइड टेक्नोलॉजी नहीं, पैसा नहीं, फिजिकल प्रेशर ज्यादा है। फिर एक वो फ्रेंच थिंकर था जिसने कहा नहीं, नेम एंड फेम ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि समाज में मेरी इज्जत हो। फिर जैसा कि अभी उपेंद्र राय जी बता रहे थे, एक मैक्स वेबर हुए जिन्होंने सांस्कृतिक प्रभाव आर्थिक विकास में कैसे होगा उस पर अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि जो रोमन कैथोलिक कंट्रीज हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, प्रोटेस्टेंट कंट्रीज ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच प्रोटेस्टेंट में है, रोमन कैथोलिक कंट्रीज में नहीं। उन्होंने 1910-20 में कहा, और ये सच भी था। ग्रीस ग्रो नहीं कर रहा, यूनान ग्रो नहीं कर रहा, ईस्टर्न यूरोप ग्रो नहीं कर रहा, ये सब रोमन कैथोलिक। जो प्रोटेस्टेंट थे, ब्रिटेन ग्रो कर रहा था, अमेरिका ग्रो कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ग्रो कर रहे थे। उन्होंने एक और बात लिखी थी, उन्होंने कहा था 2 कंट्रीज देश में ऐसे जो कभी ग्रो ही नहीं कर सकते, ये हमेशा धरती पे बाहर रहेंगे, भारत और चीन। उन्होंने कहा चूंकि ये हिंदू है, बौद्ध है, ये तो कर्म में विश्वास रखते हैं, ये तो अगले पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं, ये तो इस चीज के बारे में विश्वास ही नहीं रखते कि मुझे जाकर छीन कर प्राप्त करना है। अब सोचिए मार्क्स वेबर जहां होंगे उनसे आप पूछिए क्या स्थिति सोच के बाद। इसीलिए कई बार आप तात्कालिक इंटेलिजेंस से जो भी सोचते हैं, हम कहां से कहां दुनिया पहुंचती है। अब मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि जो लोग आए विदेश, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन कॉमन भी हैं। आप सोचिए वो लोग यहाँ आकर क्या प्राप्त कर रहे हैं, जानते क्या प्राप्त कर रहे हैं? वो कुछ ऐसा देख रहे थे कि उनकी थिंकिंग पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। जब वो नागा सन्यासी को देखते थे तो उन्हें लगता था ना तो ये पैसे के लिए कर रहा है,
न ये फिजिकल प्लेजर के लिए और न इसको नेम ऑफ फेम चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि नागा सन्यासी के पास कोई जाए, इसका काम हो भी गया हो, थैंक्स देने जाए तो वो लोग डांट डपट के भगा देते हैं। कभी कभी लगता है गाली गलौज से भगा देते हैं। आप लोगों को लगता है ये कौन सी बात है, हमको उनको थैंक्स देने आए तो आप नहीं समझ पाते वो ऐसा क्यों करते। उनको पता है कि प्रसिद्धि से भी दूर रहना है, वरना प्रसिद्ध ही माया का एक हिस्सा है। जिसे कहते हैं कंचन कामनी और कीर्ति, इसमें कीर्ति का मोह सबसे प्रबल होता है, तो वो उससे भी अपने को डिस्टेंस रखना चाहते हैं। इसलिए जब वेस्ट का व्यक्ति आता है तो उसकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति से क्या संदेश देती है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश है सिर्फ करो। और यहां पर मैक्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिग्मंड फ्रायड भी फेल। क्यों? क्योंकि ये कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अनुभूति का विषय। और जब आप अनुभूति के विषय में आएंगे तब आप इंटेलिजेंस के बियॉन्ड जाने में सफल होंगे। तो भारत उस चीज को दर्शाता है। अगर आपने ये बात पढ़ी हो कि इस समय जो एआई की एडेप्टेबिलिटी है, उस एआई की एडेप्टेबिलिटी में भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट एडॉप्ट करने वाले कंट्री में से एक है। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, जिसके बारे में कहा जाता था कि साहब ये लोग कम पढ़े लिखे, कम समझदार है, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कर नहीं पाए। चिदम्बरम जी का फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में 4th हाउस में दिया गया बयान है, मगर आज आपको पता है हम नंबर 1 देश नहीं है। सिर्फ 48% दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं, विच इज अमेरिका चाइना को मिला दीजिए तो मिला के उससे ज्यादा हो रहे हैं। यानी आज जो हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत भी आगे की कड़ी में दिखाई पड़ रहा है। तो 25 से 50 के बीच में जो अमृत काल का मुख्य कालखंड आएगा, आप ये तय मान लीजिए कि इसमें भारत की नई चीजें उभर कर सामने आने वाली हैं। और भारत की सोसाइटी, भारत की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है टेक्नोलॉजी से, मैं सिर्फ 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक चीज जिसका उल्लेख पटोरी जी ने किया था, भारत में सोसाइटी को लड़ाने के जो प्रयास किए टुकड़े टुकड़े में करने, टेक्नोलॉजी उसका जवाब देने जा रही है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, दुनिया की सोसाइटी में बदलाव है। जब प्रिंटिंग प्रेस आया, पहला न्यूज़पेपर 17वीं शताब्दी के आसपास आया, तो जानते हैं क्या किया? चर्च के साम्राज्य को बहुत बड़ी चुनौती दी। तो ये छपकर सबके हाथ में आने लगी। पहले था कि वो बोलेगा वही समझ में आएगा या फिर लिखा जाएगा, हाथ से लिख के देना बहुत मुश्किल था। हजारों हजार लोगों तक एक बार पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। और आप देखिए यूरोप में नई क्रांतियां आई और जो धार्मिक रूढ़वादिता थी वो पीछे चली। जब से इंटरनेट का दौर आया तो अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई। क्योंकि अब जो कुछ बोला जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, वो हर आदमी के पास अवेलेबल है। यू कैन नॉट स्टॉप। और किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, और सारी चीजें मैनिपुलेट करने वाला बात है, मगर कंपैरिजन करने के लिए आपके पास बहुत इजी टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप डीप डाइव करेंगे तो 80 से 90% आप हकीकत तक पहुंच सकते हैं। अब इसी कालखंड में आप देखिए भारत के लिए क्या होगा। जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, भारत की श्रेष्ठता उभर के सामने आनी चाहिए। मैंने अभी कुंभ का उल्लेख किया, जब लोग बच्चे थे 80 के दशक में, हम सब ने पढ़ा है, लोग हमारी जनरेशन के होंगे, हमसे सीनियर जनरेशन के होंगे, कि कुंभ संगम कहाँ है? द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा यमुना एंड मिथिला सरस्वती। और क्या हुआ? 1990 के आसपास नासा की सैटेलाइट पिक्चर में सरस्वती नदी का ट्रैक। उसके बाद जियोलॉजिकल डाटा आया और जियोलॉजिकल डाटा में जियोलॉजिकल शिफ्ट का सिमुलेशन करके ये भी बता दिया कि 5000 साल पहले वो सूखी। अब एआई आने के बाद वो बनी कब, किस समय वो आगे बढ़ी, किस समय वो सूखी, ये सारे डाटा जो लगता था दशकों लगेंगे आने में, वो 1-2 साल में आने लगेंगे। यानी टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया। राम सेतु काल्पनिक है, नासा के सैटेलाइट ने दिखा दिया भाई राम सेतु है। अब जियोलॉजिकल डाटा तो समझ में आता है कि वहां के ऊपर एक रिच बनी हुई है, तो रिच के ऊपर वो बनाया जा सकता था। और आप सोचिए, राम मंदिर का विषय था, रोक लगा दी गई थी, खुदाई नहीं होगी, तो खुदाई तो 1976 में कुछ दिखने लगा था। अब क्या बताएं, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। कोर्ट से आदेश करवा दिया था खुदाई नहीं होगी, फिर क्या हुआ? ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्निक आ गई। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जब मैपिंग की गई तो नीचे दिख गया। मतलब किसी ने कहा ऑपरेशन नहीं कराना, अल्ट्रासाउंड तो हो सकता है ना,
जब अल्ट्रासाउंड किया गया भूमि का तो दिखने लगा स्ट्रक्चर। फिर 2003 में अटल जी की सरकार ने वो कोर्ट कर दिया, कोर्ट ने परमिशन दे दी और सब कुछ नीचे निकल रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और भारत के बारे में अब एक और आप बात समझिए, भारत में लड़ाने का प्रयास किया जाता है, इनके पूर्वज ये थे, उनके पूर्वज ये थे, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सोचिए मात्र 30-40 साल पहले की बात है, हम लोग के बचपन में हिंदी फिल्मों की तमाम स्टोरी इसके इर्द घूमती थी। तो विलेन हीरोइन से कहता था ये बच्चा मेरा नहीं है, और वो पूरी फिल्म इसी में चलती रहती थी। वो हीरोइन अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने में लगी रहती थी कि बच्चा किसका है। हाँ, 2-3 दिन का काम है डीएनए टेस्ट के बाद। टेक्नोलॉजी ने ये बात बता दी। अब आप सोचिए, अब और टेक्नोलॉजी आगे क्या बता रही है? वो ये कह रही है कि जो आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बच्चे, अब आजकल आपसे डॉक्टर कहते होंगे बच्चे के एम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखें। क्यों? वो कहते हैं इससे एनालिसिस से ये भी पता लगेगा कि इसको भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है। ये भविष्य में किडनी का पेशेंट हो सकता है कि लिवर का पेशेंट, और इतना ही नहीं, ये भी पता लगेगा कि किस उम्र के बाद होने की संभावना है, यानी 60 साल के बाद या 70 साल के बाद। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। तो वो एम्बिलिकल कॉर्ड में जो डीएनए है वो क्या है? इट इज अ पैटर्न ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अगर वो ये बता सकता है कि किस उम्र में क्या होने वाला है, कौन सी बीमारी होने वाली है, तो पैटर्न ऑफ द प्लैनेट इन द स्पेस कैन आल्सो टेल कि किस उम्र में क्या होने वाला है और कौन सी बीमारी होने वाली है। क्योंकि इंटेंडेड कॉस्मिक एनर्जी यहां भी वही है, इंटेंडेड कॉस्मिक एनर्जी वहां भी वही है, जो हमारे कार्य जब पिंडे तंत्र। अब मैंने क्यों कहा ऐसा? जो मैंने एटम कंप्यूटर जीन कहा था, तीनों सूक्ष्म की तरफ जाता है, और जो जो आप सूक्ष्म की तरफ जाते हैं नॉलेज बेस वास्ट होता चला जाता है, ऐसी संभावनाएं खुलती हैं। अब एआई आने के बाद जानते क्या होगा? जो खतरा है और जो संभावना दोनों बताओ। यानी कोविड आया तो कोविड के बारे में 2 थ्योरी, एक की वुहान के मार्केट से निकल गया, और दूसरा कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जो डेवलप किया जा रहा है। अगर थ्योरी नंबर 1 माने तो ये दोनों ही बातें भारतीय संस्कृति की प्रामाणिकता को सिद्ध करने वाली। अगर थ्योरी नंबर 1 माने कि वुहान के वेट मार्केट से निकला, आप वेट मार्केट पता है क्या होता है? कि जिंदा जानवर वहां से आप खरीदिए और उसे मार के खाइए, ताजा। जैसे आप कहते हैं ना फल ताजा है, तो कहते हैं जानवर ताजा है। तो चमगादड़ खाने थे और चमगादड़ जिंदा रखने क्यों? नया चाहिए, थ्रिलिंग चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए, और उसके चक्कर में चले गए चमगादड़ खाने के लिए, और वो भी जिंदा चमगादड़ खरीदने के लिए। और एक प्रॉब्लम आ गई, हमारे यहाँ कहा गया है नए थ्रिलिंग एक्साइटिंग के चक्कर में मत पड़ो। प्रकृति में अगर कुछ भी हवा सोचने लगी नया थ्रिलिंग एक्साइटिंग करना है, पानी सोचने लगा थ्रिलिंग एक्साइटिंग करना है, भूमि सोचने लगी थ्रिलिंग एक्साइटिंग करना है, तो दुनिया में जलजला आ जाता है। हमारे यहाँ कहा गया था नियम परंपरा का पालन करो। आइए पॉइंट नंबर 2, इफ दिस वाज अ बायो वेपन, तो क्या दर्शाता है? अगर गलत व्यक्ति के हाथ में विद्या पड़ जाएगी तो वो समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती ला सकता है। हमारे यहाँ कहा गया पात्रता ध्यान में रखकर व्यक्ति को विद्या का दान देना चाहिए। आप सोचिए उनके हाथ में आई। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये तो बड़ा एलिमेंट्री लेवल का बायोलॉजिकल वेपन था। अगर बायोलॉजिकल वेपन माने तो ये तो कुछ वैसा था जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बम होते थे ना, फाइटर प्लेन आते थे ऊपर से किसी शहर के ऊपर बम गिराते हुए चले आते, गिरा दिया जहां गिरना हो गिर जाए, जिस बिल्डिंग को टूटना हो टूट जाए, नो स्पेसिफिक टारगेट। आज क्या होता है? लेजर गाइडेड मिसाइल आती है 1000 किलोमीटर दूर से, इस बिल्डिंग के इसी कमरे पे आके गिरेगी। तो आपको पता है ये अगर बायोलॉजिकल वेपन माना जाए तो ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टूट बम की तरह था। नेक्स्ट स्टेज विल बी जीनोम स्पेसिफिक वायरस, क्योंकि अगर आपने वायरस से किसी देश की आबादी को तबाह भी कर दिया तो आप उस देश का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस तो मरता ही नहीं, वो तो बिजनेस साल जिंदा रहता है। आप कभी वहां गए आपको पकड़ लेगा। तो अब आगे रिसर्च होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर रिसर्च बहुत हो रही है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जीनोम स्पेसिफिक वायरस के ऊपर बात जाएगी कि भाई जैसे वो ऐसा बनाएंगे यूरोपियंस को मारे चाइनीज को ना मारे, या चाइनीज को मारे यूरोपियंस को ना मारे। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद एक और चीज बड़ी बढ़िया होने वाली है कि जो हमारे यहाँ उल्टा सीधा पढ़ाया गया है, जो फलाने वहां से आए थे, दिमागे वहां से आए थे, आगे बाहर से आए थे, तो कोई मंगोल वहां से आए थे, जैसे हमारे
वो थे ना अंकल सैम, जिन्होंने बैठ के बाहर से एक ज्ञान दिया था कि वेस्टर्न इंडिया वाले अरब से आए थे, ईस्टर्न इंडिया वाले चाइनीज से आए थे, नॉर्दर्न इंडिया वाले यूरोप से आए थे, सदर्न इंडिया वाले अफ्रीका से आए थे। अब जीनोम सीक्वेंसिंग से सब दिखाई पड़ने वाला है कि कौन किसका था। जो मैंने कई बार टीवी पे बोला कि जो लोग अपने को मंगलों से जोड़ते हैं, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था, अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग करा ले, कोई मंगोल और उज्बेक डीएनए से करेक्शन नहीं करने वाला। सोसाइटी की सोच बदलने वाली है टेक्नोलॉजी के द्वारा। और उसका प्रमाण क्या है कि अभी भारत में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जो डिनर था उस समय उनका वीडियो अवेलेबल जाके चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि वी आर हैविंग कनेक्शन विद इंडिया, नॉट जस्ट कल्चरल, इट इज जेनेटिक आल्सो। और उनका ये स्टेटमेंट है कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माय जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडिया। ये जो थ्योरियां दी जा रही थी, ये थ्योरियां भी ध्वस्त होने जा रही हैं, क्योंकि अब एआई के बाद जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो डिकेड्स में होने वाली थी, बहुत जल्दी होने का है। तो ठीक है भाई, पत्रकारिता में क्या बताओ, अब वो मैं बताना चाहता हूं टेक्नोलॉजी पत्रकारिता को कैसे बदलती है। 2005-6 आते जब तक सोशल मीडिया नहीं आया, प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि ऐसा कंट्रोल था मीडिया के ऊपर एक पर्टिकुलर विचारधारा का कि हर इंटरव्यू में सिर्फ गोधरा और इसके अलावा पूछा ही जाता। इंटरव्यू देने का औचित्य खत्म हो गया था। ऐसा लगा था कि जो हम बताएंगे वही दिखाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा और बात समाप्त। मगर टेक्नोलॉजी एक नई आई, सोशल मीडिया, उसने क्या किया, उसने एक बाईपास क्रिएट कर दिया। जैसे कि बांध के ऊपर से जाने का रास्ता, और कुछ ही समय में वो इतनी पावरफुल हो गई कि उसने उस ब्लॉक रोड पे ऊपर से जाकर अपना ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दी इंफॉर्मेशन हो गया। तो चंद लोग जो कंट्रोल करके बैठे हुए थे कि जो पिक्चर हम दिखाना चाहेंगे वही पिक्चर दिखेगी, इसके बियॉन्ड नहीं दिखेगी, तो दूसरी पिक्चर भी दिखने लगी। दूसरी पिक्चर दिखने लगी तो 2014 में पिक्चर राजनीति बदली। और ये भी मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यद्यपि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर जो मीडिया स्वतंत्र होता चला गया, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई। 1975 में इमरजेंसी में बहुत बड़ी लड़ाई पत्रकारों ने लड़ी, उसमें हम आंशिक सत्ता में। अगर आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया 1990 के दशक में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स 95 मैनेज हुए, 96, 97, 98। अब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था इंफॉर्मेशन पे, और ये वैसे हवा में नहीं बोल रहा, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन अयोध्या में गोलियां चली, दूरदर्शन के आर्काइव देख लीजिए और रेडियो के आर्काइव, मुझे तो याद है, उन्होंने कहा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, नथिंग ऑफ दिस व्हाट हैपेंड। कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम्स ऑफ इंडिया और भारत टाइम्स में गुंबद पे चढ़े हुए कार सेवकों की भगवान लहराते हुए फोटो थी। सरकार पानी पानी हो गई, और इसलिए किसी 2 नवंबर 1990 को दोबारा गोली चली। मैंने कहा अब लोगों को समझ में आया, अरे कहा तो जा रहा था कि ये हुआ है, मगर दिखाई ये पड़ रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ गए, फिर 24 आवर्स चैनल 1999-2000 से आए, वहीं से हमारी सत्ता हो गई। कारण ये भी था कि अब कंट्रोल करना मुश्किल होता जाए, कंट्रोल करने की कोशिश पूरी की है। फिर आइए नेक्स्ट स्टेज आया सोशल मीडिया। 2010 के बाद सोशल मीडिया ने जो बूम लाया, हम स्पष्ट बहुमत के साथ आ गए। तो आश्वस्त रहे, मैं तो आश्वस्त हूँ, एआई के बाद भी जो आने वाला है वही कंट्रोलिंग करने की कोशिश की जाए। ये सही है कि कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने और एक चाइनीज यूनिवर्सिटी ने ज्वाइंट रिसर्च में कहा है कि जो हमारे एआई के टूल्स हैं, इनकी भी लीनिंग है। जैसे चैट जीपीटी की लेफ्ट लीनिंग है और GPT-4 जो मेटा से चलता है उसकी थोड़ी राइट लीनिंग है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। जो बात मैंने पहले बोली थी, इस ढंग से मीडिया को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। जो मैंने आपसे बताया, एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या था? जियांगजाओ। आप जाके नेट पे सर्च करेंगे तो कहेगा हाँ एंशिएंट चाइनीज में नाम था, बट इसका मीनिंग जानते क्या बताएगा? वो इंडिया वॉज लुक्ड इन 5 डिफरेंट पार्ट्स बाय द चाइनीज, वेस्टर्न पार्ट, सदर्न, सेंट्रल वगैरह वगैरह। मगर जियांगजाओ शब्द का असली अर्थ है सेंटर ऑफ हेवन। साउथ शब्द का अर्थ होता है चाइनीज भाषा में केंद्र, जैसे हमारे यहाँ पुल,
मतलब जोधपुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर, वैसे वहां सब होता है कि आपको वहां जाओ उनके चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाके TIN का मीनिंग देखिए और जाओ बने तो वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया की सुप्रीमेसी कहीं भी दिखे चाइनीज सिविलाइजेशन के ऊपर, मगर जो प्राचीन नाम चीन में प्रयोग किया जाता था उसी में इंडिया की सुप्रीमेसी गई। मगर चिंता मत करिए, जो जो ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सोसाइटी एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं इस विषय को मानता हूं, ये AI का काल एक अवेकनिंग इंडिया का काल है, एक कालखंड होगा जिसमें भारत एक नए तरीके से नए स्वरूप से उभर कर सामने आएगा। आज कहां पे कहां खड़ा हो, जैसे आज से 100 साल पहले आप कहते थे कि ध्यान लगाओ तो ज्ञान प्राप्त होगा, लोग कहते थे बेवकूफी की बातें, बकवास की बातें, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ज्ञान प्राप्त करना है, जाओ लोगों को मिलो, चीजों को देखो और लोगों से बात करो और समझ में आएगा। then you will be able to understand what the world is, like what Darwin has done। और आज आपको यदि कोई अखबार पढ़ना है, मान लीजिए वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ना है, तो 2 तरीके हैं। यहाँ से वॉशिंगटन की फ्लाइट लीजिए, 16 से 20 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट। आज का अखबार कर पढ़िए जाके फिजिकली, और एक अपने मोबाइल में फट से डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। तो मोबाइल एक डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई है उसने इसके लिए सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया, और जिसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया उसने कनेक्टिंग नेटवर्क भी बनाया। उसी प्रकार हमारा शरीर एक डिवाइस है और इसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसने शरीर बनाया है उसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया उसने कनेक्टिंग नेटवर्क भी बनाया। बस आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है और फट से वो डाटा आपके अंदर डाउनलोड होना है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि क्वांटम कंप्यूटर AI के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटर हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा करने जा रहा है जहां पर कि हमें अनुभूति होगी और वो चीज सीधे नॉलेज में आ जाएगी। तो कुछ बातें जो एकदम बकवास मानी जाती थी हमारी, वो आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत उपयोगी और सकारात्मक होती है। अब यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा जो पत्रकारिता के संदर्भ, जैसे आजकल हमको एक अमेरिका से हमारे मित्र ने बताया, साहब आप ऐसा करिए अपना डिजिटल जो है वो फॉर्म जो है उसको रजिस्टर कराना है, क्योंकि अब AI भविष्य में इतना ताकतवर होने वाला है कि वो आपके बिहाफ पे इंटरव्यू दे देगा, गोपनीयता नहीं करेगा, आपके बिहाफ पे स्पीच दे देगा, आपकी सारी स्पीचेस कनेक्ट कर लेगा और उसको मिला के एकदम ऐसी स्पीच दे देगा लगेगा आप ही बोल रहे हैं। तो उनका कहना था और ये भविष्य हो सकता है, जो लोग पब्लिक फिगर होंगे सबको ये कराने की जरूरत पड़ेगी। मगर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा इनपुट डाटा जितना होगा उतना ही वो कर पाएगा, इनपुट डाटा को बियॉन्ड नहीं कर पाएगा। AI का इनपुट डाटा मनुष्य है और हमारा इनपुट डाटा भगवान है, क्योंकि हमें जब उस नेटवर्क से कनेक्शन होगा तो हमारा डायमेंशन इतना वाइड होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये तो बच्चों का खेल है। और ये मैं लास्ट में आपको इसलिए उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, अगर किसी ने बहुत साइंस ना भी पढ़ी हो, 2022 में 3 साइंटिस्टों को साइंस का नोबेल प्राइज मिला। उसमें एक ऑस्ट्रियन था, एक फ्रेंच था, एक अमेरिकन था। वो मिला किस चीज में? वो मिला क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है? या आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी का एक बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है कि अगर एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल निकले हुए अलग हुए तो वो इंटेंगल्ड पार्टिकल। आप इंटेंगल्ड पार्टिकल को सेपरेट कर दीजिए और आप एक पार्टिकल पे रिएक्शन करेंगे तो देयर विल बी इमीडिएट रिएक्शन ऑन द अदर पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। And when you are saying irrespective of distance, it doesn't mean 100 200 किलोमीटर, it means anywhere in the universe। यानी अगर वो 1 बिलियन लाइट ईयर दूर होगा तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। आइंस्टीन ने ये कहा था कि ये थ्योरेटिकली दिख रहा है मगर प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल हुआ तो उसने वर्ड कहा था जिससे कि ये स्पूकी यूनिवर्स, ये बुरा हो जाएगा। मगर 2022 में उन 3 साइंटिस्टों ने क्वांटम इंटेंगलमेंट है कि पूरा यूनिवर्स आप सोचेंगे कि वो आपके एक पॉइंट के ऊपर आकर कंसंट्रेट हो सकता है, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ एक्शन क्या, वहां एक्शन कैसे हो गया। और फिर मैं कहना चाहता हूँ आज के की बात आई थी, मैंने जो पार्लियामेंट में बोला था उसको मैं अभी इससे कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। मैंने बात बोली थी कि ताजमहल के साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी जुड़ा है कि शाहजहां को जेल में रखा था औरंगजेब ने, और वो दूर से बैठ के उस ताजमहल को देखता रहता था और उसे
पानी भी लिमिटेड मिलता है, एक सुराही पानी मिलता है। उसने उसको लिखा भाई मेरा पानी बढ़ा दो, और इन्हें तो मना कर दिया था कि आप पानी नहीं बढ़ाएंगे, जितना पानी है उसी में काम करो। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में शेर लिखा था कि ऐ बिसर तू अजर मुसलमानी, दे बिदरा जिंदा आप तरसानी, दे आफरीन हिंदुआन सदबार जे दिहंद मुकरावा बिदरा दायम आप। फारसी का इसका मीनिंग है कि जैसा मुसलमान है जो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, उससे तो 100 बार आफरीन उन हिंदुओं के लिए है जो पितृ पक्ष में मरे हुए बाप को नहीं पाते। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी इस चीज का भी मजाक उड़ाया जाता था, तो ये कौन सी बात है, आपने कहा यहाँ को निदान किया तो वहां कैसे पहुंच जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, हम आप और सब अपने पूर्वजों के इंटेंडेड पार्टिकल हैं कि नहीं? एक ही पार्टिकल से निकले हैं ना। If two entangled particles are separated, and if there is an action on one particle, there will be reaction on other particle anywhere in the universe. वो किसी प्लैनेट पे, किसी गैलेक्सी में, किसी मिल्की वे में, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में होंगे, वो चीज उस तक समझ जाएगी जो बात बकवास मानी जाती थी। आज हम उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जहां वो नई होती हुई दिखाई पड़े। इसलिए अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की। ये टेक्नोलॉजी आपको, आपके जीवन को, आपके समाज को और भारत को कहां पे ले जाने वाली है। एक लाइन और समझ लीजिए कि जो आज हम लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये लैंग्वेज इंग्लिश जो बड़ी फेवरेबल लगती है। क्यों? इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मात्रा पाई गई नहीं। तो क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी अच्छी है, 0101 बाइनरी में ABC। बट जैसे ही आप क्वांटम के एरा में प्रवेश करेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक पैटर्न पे आएंगे, तो जिन लैंग्वेजेस में मात्रा पाई जाता है सिंक्रोनिटी उसमें नहीं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हमेशा डिजिटल बनी रहने वाली है। वॉइस कमांड पे आप बोलते हैं और वो टाइप हो जाता है। अब जब वॉइस कमांड पे आएगी तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस के नोट्स को भी सेपरेट करेगा। वॉइस और नोट्स को सेपरेट करेगा तो उसकी भी सोनोग्राफी रिसर्च होगी। सोनोग्राफी रिसर्च होने के बाद आएगा कि कौन सी नॉइज का आपके वाइब्रेशन पे, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और कई बार लोग हम लोग कहते हैं आप लोग तो पहले नहीं बताते, बाद में बता देते हैं कि वेद ने लिखा था। तो मैं अभी कह के जा रहा हूं, ये 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, जिस दिन सोनोग्राफिक रिसर्च सिंक्रोनिटी ऑफ दी लैंग्वेजेस के साथ होगी, अगर कभी 20 साल बाद प्रूव हो गया कि आदित्य हृदय स्रोत को अनुष्टभ छंद में जाप करने से हार्ट मजबूत होता है, तो उस दिन दुनिया पागल होकर हमारी तरफ आ गई। और हमारे यहाँ इसलिए सिंक्रोनिटी का महत्व आप देखिए, जितनी भारतीय भाषाएं सब में मात्रा पाई है, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, सब में मात्रा पाई है। और इसीलिए भारत की मूवीज में गाने ज्यादा हो, वेस्टर्न मूवी में गाने नहीं होते, तो गाने के रिदम चाहिए, रिदम के लिए मात्रा पाई चाहिए, मात्रा पाई के साथ सिंक्रोनिटी चाहिए। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ भी छंद में लिखे गए हैं, वेदों के मंत्र छंद में है, कुरान मानस की चौपाई में है, तो कहीं दोहा में है, तो कहीं भजन में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नया एरा आने वाला है। वेरी कॉन्फिडेंट, जो प्रधानमंत्री ने कहा था यही समय है, सही समय है, भारत का वक्त आ गया है। हम चाहें या ना चाहें, टेक्नोलॉजी हमें धीरे धीरे उस मुकाम पर लेने जा रही है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी को दबाने के लिए नहीं आगे बढ़ने वाले। हम वो नहीं है कि हमें किसी को दबाना है, किसी को पीछे करना है, किसी को वो करना है। हमें दुनिया को साथ में लेकर आगे चलना है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, विश्व का मित्र बनना है और विश्व गुरु बनना है। और उसको जिस विचार के साथ बनना है, वो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, इस कविता की मान से समाप्त करता हूँ, जिसको लेकर बड़ा आक्षेप लगाया जाता था उस हिंदुत्व के विचार के साथ। जो उनकी प्रसिद्ध कविता है हिंदू तन हिंदू जीवन हर हिंदू मेरा परिचय, उसका अंतिम छंद है जो भारत के राइट्स में दुनिया में क्या होगा उसको प्रमाणित करता है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर दूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना मैंने नहीं होगा। गोपाल राम के नामों पर तब मैंने अत्याचार किया, तब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू धर्म हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा।
एआई से मस्तिष्क जीतेंगे, हृदय नहीं जीतेंगे, हृदय हम जीत के दिखाएंगे। इसलिए ये टेक्नोलॉजी एक नए युग की तरफ हमें ले जा रही है।